नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। सीधा अपना पहला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। आसाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं अपने बेटे से रिलेटेड, जी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अच्छा, मेरे ये है कि मैं और मेरी मिसेज और बच्चों के पास ILR है। जी हुआ है एक उधर पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तब हमारे पास ILR था, तो उससे यानी कि फिर हम वापस इधर आ गए। किसी ने कहा कि आप उधर जाके अप्लाई करें, अच्छा। लाना पड़ेगा। सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में कट जाती है, मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ बीच में से। आपने बताया कि आपके पास ILR है, आपका बच्चा है जो पैदा हुआ था UK से बाहर, जब आपके पास ऑलरेडी ILR थी, सही? जी जी। अच्छा ठीक, फिर? तो किसी ने मुझे कहा कि उधर जाके आप अप्लाई करें, बैक कंट्री में UK में जाके अप्लाई करें, उसका स्पाउस वीजा, एज ए स्पाउस वीजा आप नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते बच्चे की ना। तो मैंने इधर आके अभी मैंने रिक्वायरमेंट उसकी 18,600 समथिंग, वो कह रहे थे कि वो उसकी 500 या जितनी भी है वो मैंने अभी स्लिप्स वगैरह बनाई। तो उसके बाद अभी मुझे एक इसके बारे में यानी कंफ्यूजन हो रही है कि बच्चे को अगर मैं उधर से स्पॉन्सर करता हूँ तो उसके लिए मुझे उसके सिर्फ 18,600 यानी कि वो होंगे, या उसका बाकी बच्चों का भी वो काउंट करेंगे कि आपके पास इतने बच्चे ऑलरेडी हैं, आप उन्हें कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर मुझे पहले आप ये बताइए, आप बच्चे के लिए बुलाने के लिए स्पाउस वीजा के तौर पे जा रहे हैं, वाइफ आपकी किधर है? इधर ही है, वो UK में ही है, क्योंकि बाकी मेरे बच्चे इधर पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चे। तो जो वाइफ आपकी है उनके पास ऑलरेडी ILR है? जी जी। तो सर आप स्पाउस पे किधर जा रहे हैं? फिर स्पाउस तो आपकी ऑलरेडी ILR होल्डर है। ठीक है। ये आपने खुद साइंस लड़ाई है सारी, कि कोई वकील कर रहा है आपके लिए? वकीलों, क्योंकि मशवरे जो सारे मैंने 3-4 वकीलों के पास भी गया हूँ, सब ने मुझे मशवरे डिफरेंट दिए हैं। अच्छा। कोई कहते हैं आप नहीं अप्लाई कर सकते, कोई कहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे अभी तक कंफ्यूजन है। मैं अभी तक, बच्चा मेरा 1.5 साल हो गया है, पाकिस्तान में है जी। तो मैं बच्चे को, छोटा बच्चा है अभी, 1.5 साल का बच्चा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। आप ये बाकी सारी साइंस छोड़ दीजिए, जो मैं आपसे बताता हूँ आप अगर वो कर लेंगे तो मेरा ख्याल है यू शुड बी ऑल राइट। आपका बच्चा पाकिस्तान में है, जब वो पैदा हुआ था पाकिस्तान में तो आपके पास ILR ऑलरेडी थी, ठीक है जी। सो मेन चीज जो आपने अप्लाई करनी है, आप बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में बैठे हुए। वहां पे आप हाई कमीशन से रब्ता कीजिए, उनको बताइए वहां पे आपने एप्लीकेशन करनी है, जाके उधर आप एप्लीकेशन करें, बच्चे को वहीं पे पासपोर्ट इशू होगा और वो यहां पर आ जाएगा। आप कौन से 18,600 के चक्रों में जा रहे हैं? वो भाई तब होता है जब आप अपने स्पाउस को लेकर आ रहे हैं। स्पाउस का मतलब होता है बच्चे नहीं, स्पाउस का मतलब होता है आपकी बीवी या आपका हस्बैंड। अब आप जिसको लेकर आना चाह रहे हैं वो तो आपका बच्चा है, और जब वो पैदा हुआ तो ऑलरेडी आपके पास ILR मौजूद थी। सो आप उसके लिए वहीं पे अप्लाई कीजिए कि उसको वहीं पे पासपोर्ट इशू किया जाए, बिकॉज बाय बर्थ उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल सकती है। सो आप उसको वहां पे रजिस्टर कराते हैं और वहीं से उसका पासपोर्ट इशू होना चाहिए और वो यहां पर आ जाएगा। सो ये जो चीज़ सारी आप कर रहे हैं, ये तो आप पता नहीं कौन से खाते में जा रहे हैं। जिस किसी ने आपको ये मशवरा दिया ना स्पाउस वीजा करने के लिए कि अप्लाई करें, देखते हैं, ये वो वाली बात है कि जी मुर्गी भी पकड़ के डाल दो पतीली में, उसके साथ वो टमाटर प्याज भी डाल दो, नमक मिर्च भी डाल दो, आलू भी डाल दो, जो मर्जी डाल दो, कुछ तो हांडी पक के निकलेगी ना। सो वो चीज़ें जो होती हैं उस तरह से सेंस नहीं बनती है। आपको मालूम होना चाहिए कानून क्या कहता है, उस कानून के मुताबिक आप अप्लाई कर दीजिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मैं हारून बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर UK से। जी हारून साहब। मैं 5 साल पहले अपनी फैमिली के साथ एंटरप्रेन्योर Tier 1 कैटेगरी में लाहौर से आया था, टेस्ट पास करके IELTS का। ठीक। अब नेक्स्ट 2 मंथ में मेरा इंडेफिनिट ड्यू है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे लाइफ इन द UK टेस्ट के अलावा इंग्लिश टेस्ट में से फिर गो थ्रू ना पड़ेगा, या लाइफ इन द UK टेस्ट ही काफी है? ओके, और कुछ नहीं सर। ओके चलिए बस ठीक है, मैं बता दूं सर। सवाल का जवाब ये है कि आपको इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा। लाइफ इन द UK टेस्ट आपका अब जो टेस्ट होता है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज का भी होता है,
प्लस नॉलेज एंड लाइफ इन द यूके का टेस्ट है। यानी यहाँ की हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है रहने का, लोग किस तरह से रहते हैं, इनकी सर्विसेज कैसी हैं, सोशल सर्विसेज क्या बला होती है, आपने कहीं पे कोई पार्लियामेंट को देखना तो वो क्या है, क्वीन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ता है। इंग्लिश टेस्ट की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको B1 लेवल का इंग्लिश टेस्ट करना होगा। आप पता नहीं पहले आपने B1 लेवल का किया था कि नहीं किया था, और अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप वो ट्रिनिटी के एग्जाम्स मानते हैं। सो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रिनिटी का आप लेटेस्ट टेस्ट कर लीजिए जो आपको B1 लेवल पे करना होगा। उसके अलावा लाइफ इन द यूके टेस्ट तो आपको करना ही करना है। सो बोथ थिंग्स हैव टू बी टुगेदर। आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट काउंट नहीं होता एज एन इंग्लिश टेस्ट, दैट इज अ सेपरेट रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर। वो एक लाइफ इन द यूके टेस्ट है और आपको इंग्लिश की टेस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी करनी। राइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुखर भी मैंने आपसे एक सवाल पता करना था। मैं स्पेनिश नेशनल हूँ जी। मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए इस मुल्क में रहते हुए। मैं अपना काम वगैरह कर रहा हूँ, मेरी बीवी भी इधर है, मेरे बच्चे भी इधर। मैंने उन्हें पाकिस्तान से ही बुलाया है। ठीक। मैंने अब तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को यहाँ पे बुलवाया था, लाइक विजिटर वीजे पे वो आया था, लेकिन मैंने उससे स्पॉन्सर किया था क्योंकि उसकी अपील आ गई थी तो उसमें मैं ही गया था, तो वहाँ पे उससे वीजा वगैरह उसका उस वजह से लगा था कि मैं गया था। तो जब से वो यहाँ पे आया हुआ है उससे मैं ही मेरे पास ही रह रहा है। मैं उसके हमारे खर्चात पूरे कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास तो विजिटर वीजा है, वो काम वगैरह तो नहीं कर सकता जी। तो मैंने उसका तकरीबन 6-7 माह पहले हमने उसका केस डाला था। मैंने अपने तौर पर अप्लाई किया था तो उनकी उसकी ना अपील आ गई है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने सफिशिएंट जो है ना आपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए कि जिससे प्रूव करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे समझ आती है कि किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हम उनको प्रूव करें, क्योंकि उसके पास तो ना उसके पास बैंक अकाउंट है, ना कोई ऐसे वर्क है जिसमें मैं उसको ये शो कर सकूं कि वो मेरा इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो मेरे साथ रह रहा है, मेरी फैमिली के साथ रह रहा है, मैं ही उसका किराया भी दे रहा हूँ, मेरे ही तरफ से जाता है उसका, और कोई ऐसा नहीं है। मेरी शॉप पे वो आता है, मेरे पास ही बैठता है, लेकिन वो जॉब वगैरह नहीं करता, उसने जॉब अलाउ नहीं किया जी। लेकिन मुझे इस बात दूसरा क्वेश्चन मुझे पता करना था कि कुछ बंदों ने मेरे ही कैटेगरी में वीजा डाला है तो उनके भाइयों को उन्होंने जॉब अलाउ कर दी है। उन्होंने कहा कि बिटवीन द केस उन्होंने कहा ठीक है आप एज अ वर्क अलाउ है, आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को उन्होंने वर्क अलाउ नहीं किया जी। तो अब हमारी अपील आ गई है तो मैं चाहता था कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मुझे दें प्लीज। ओके, चलो मैं बताता हूँ सर। नंबर 1 तो आपको समझना है कि ये चीज़ है क्या, कानून इसमें कहता क्या है। आपने जो अप्लाई किया है, आपने अप्लाई किया है उसके लिए डिपेंडेंट के तौर पे कि वो एक यूरोपियन नेशनल जो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है इन द यूके। अब उसके लिए आपको पहले प्रूव ये करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से आने से पहले यानी यूके एंटर होने से पहले वो आपका डिपेंडेंट था, आप उसको सपोर्ट करते थे, आप उसको स्पॉन्सर करते थे, आप उसको पैसे भेजते थे, सारा कुछ। सो नंबर 1 प्री एंट्री डिपेंडेंसी दिखानी है। नंबर 2 आपको दिखानी है पोस्ट एंट्री डिपेंडेंसी कि जी जब वो यहाँ पर आ गया तो उसके बाद वो क्या कर रहा था यहाँ पे, क्या वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या आप ही के साथ रहता रहा है। अब आप कहते हैं कि जी अपील आ गई है, उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं है। सो बेसिकली उन्होंने वही बात कही है कि आपने अपनी डिपेंडेंसी प्रूव नहीं की। अब वो डिपेंडेंसी प्रूव करने के लिए हर घर के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या हर केस के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। अब आपका भाई क्या, उसकी क्या एज है, वो क्या काम करता था पहले, अब वो अगर काम नहीं कर रहा था पाकिस्तान में तो क्यों नहीं कर रहा था, क्या वजह है, किस तरह की डिपेंडेंसी बनती है। कई लोग होते हैं कि उनकी कोई मेंटल इनकैपेसिटी होती है कि जिसकी वजह से वो एडल्ट होते हुए भी काम नहीं कर सकते और वो किसी एक फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरी चीज़ कई दफ़ा होती है कोई फिजिकल इनकैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते हैं। आपके भाई की क्या सिचुएशन है आपको वो देखना है। अगर उसके लिए कोई आपका मेडिकल एविडेंस आ सकता है वो मेडिकल एविडेंस साथ लगाइए। कोई सोशल सर्विसेज की रिपोर्ट आप साथ प्रिपेयर करवा सकते हैं, जो कोई सोशल वर्कर आके उसको देखे, उसको स्टडी करे, आपकी सिचुएशन को स्टडी करे और उसके बाद फैसला करें कि जी इस केस के अंदर क्या होना चाहिए और उसके मुताबिक रिपोर्ट बना के दें आपको। सो आप वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी जो जनरल चीज़ें होती हैं वो तो यही होती हैं कि जी वो आपके घर में रह रहा है, अब वो इसके जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास मौजूद हों सॉरी माज़रत चाहता हूँ, खांसी आज हुई भी है। वो जो भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको डॉक्टर के रजिस्टर कराया है आप उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं। अगर आपने उसको कहीं पे अपने बैंक के अंदर एक सिग्नेटरी बनाया हुआ है या आपने कोई उसके लिए क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है अपने अकाउंट से, आप वो दिखा सकते हैं। जो भी
कोई चीज़ आप बना सकें जिससे कि वो पता चले कि एक तो वो आपके साथ रहता है और दूसरा वो डिपेंडेंसी आपके ऊपर क्यों है। बाकी तो आप जो भी एविडेंस अपना देंगे उसके ऊपर चलेगा। अब जब आप कोर्ट में जाते हैं, अब आपकी अपील तो आ गई है, अब जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके जो एक्सपेक्टेड है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रूव करनी होंगी जज को। अब वहाँ पे आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन ना भी हो तो आपका वहाँ बैठ के बात करना भी काफ़ी हो सकता है, जिसमें अगर आप एक क्रेडिबल तरीके से उनको समझाते हैं कि भाई इसको बैंक में अकाउंट खोलना अलाउड नहीं है, एनएचएस में ट्रीटमेंट कराना अलाउड नहीं है, बीमार ये हुआ नहीं कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाता प्राइवेटली भी कि मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन लगाता। सो अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा डिपेंडेंट नहीं है, वो फिर भी मेरा डिपेंडेंट है, मेरे साथ रहता है। आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, यानी होम ऑफिस वाले आपको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, फिर आपके भाई को बुला के उससे सवाल जवाब किए जाएंगे, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। हो सकता है आपके कोई और विटनेसेस हों जो आपके फैमिली मेंबर्स हों अपील में, उनको भी लेके जाइए साथ। जो जो एविडेंस आप लगा सकते हैं, दो तरह के एविडेंस होते हैं जी, या तो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किया जाता है, दूसरा आपका एविडेंस होता है जो आप खुद कोर्ट में जाके अपने मुंह से देते हैं, यानी जो आपकी ओरल टेस्टिमनी होती है। वो जब आप बात करते हैं वहाँ पे उस चीज़ को बैठ के क्रॉस एग्जामिन किया जाता है होम ऑफिस की तरफ से या जज की तरफ से। अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उनको यकीन हो जाता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है तो वो आपकी बात एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना भी हो। सो आपको मैं यही कहूँगा कि आपने अपने तौर पे लगाया सारा कुछ, पता नहीं आप कानून को पूरा समझते हैं कि नहीं समझते। अगर तो आप समझते हैं फैंटास्टिक, वेल डन और बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो वही है कि जो जिसका काम होता है उसको ज़्यादा सूटेबल होता है। आप किसी वकील के पास ज़रूर जाइएगा, किसी बैरिस्टर के पास जाइए, किसी सोलिसिटर के पास जाइए जो अपना काम जानता हो, समझता हो। वो आपको बैठ के इसमें गाइड कर सकता है कि आपके अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस के मुताबिक क्या चीज़ ऐसी सूटेबल रह सकती है जो आपके केस को प्रूव करती है। सो इसको खुद करने की कोशिश मत कीजिएगा। आई एम श्योर यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और आप सारा कुछ बड़ा सोच समझ के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ अलहदा सींग नहीं निकले होते। सिर्फ ये बात होती है कि हमारी क्योंकि एक एक्सपीरियंस और एक ट्रेनिंग होती है उसके अंदर, उसकी वजह से हम लोग ज़रा थोड़ा सा बेहतर समझते हैं, तो शायद इसलिए आपको ज़्यादा मदद कर सकें। आई वुड सजेस्ट कि आप किसी वकील के थ्रू ही इसको तैयार कीजिएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जनाब। हेलो भाई, सत श्री अकाल जी। हेलो जी, सत श्री अकाल। की हाल है, ठीक हो? ठीक है भाई। ओके, दसो जी। मैं जी हाँ जी भाई, मैं 2-3 मेरे क्वेश्चन थी। हाँ हाँ। ऐसे मैंने ना यूरोपीय लड़की से मैंने शादी की है 2011-12 में। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम दिया था 18 में मेरा वीजा फिनिश होना था 5 साल का। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था तो उन्होंने जब मेरा उसको उन्होंने 2019 का दे दिया मैंने वीजा, 1 साल बढ़ा दिया उन्होंने उसके अंदर। अच्छा, तो मैंने पूछा था अभी मैं इंडेफिनिट कब अप्लाई करता हूँ? सॉरी सर, आपको मैरिज आपकी होती है 2012 में, 5 साल का आपका वीजा मिला है जी, 5 साल। ठीक, 2012 में शादी होती है, 5 साल का आपका वीजा है, तो 2017 में जाके आपका टाइम पूरा होगा ना परमानेंट रेजिडेंस का। तो आपने परमानेंट रेजिडेंस तभी अप्लाई करना है। आप 2019 की क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसे था जब मैंने अपना पासपोर्ट में मैं स्टेपल गई अपनी, हाँ। तो उस टाइम उन्होंने ना मेरा उसके में 1 साल ज्यादा कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी फिक्र ना करें आप। आपका जो टाइम काउंट होगा ना, वो काउंट होगा जब आपकी शादी हुई है, और शादी के वक्त अगर आपकी वाइफ ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी, अगर उस वक्त से आप इकट्ठे रह रहे हैं, वो अपना काम शाम कर रही है या पढ़ाई कर रही है, जिस तरह से भी अपनी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, वही चीज़ आगे चलेगी। सो वहाँ से आपने टाइम अपना काउंट करना है। 2012 में जब आपकी शादी होती है, वहाँ से आपके जब 5 साल कंप्लीट होते हैं, यानी 2017 में आपकी शादी एनिवर्सरी वाले दिन आप अपना, अगर उस वक्त वाइफ आपकी काम कर रही थी या ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी, तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना परमानेंट रेजिडेंस के लिए। वो 2019 वाला जो आपका चक्कर है वो सिर्फ ये कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ होगा, आपने नया पासपोर्ट बनवाया, उस पर आपने स्टैंप लगवाने की कोशिश की, तो उन्होंने वहाँ पर 5 साल का लगा दिया होगा। वो तो आपकी जो होती है वो पासपोर्ट के अंदर कंफर्मेशन दी जाती है कि आपका राइट है, और वो राइट आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले वाला टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। सो 2012 में जब आपने शादी की, अगर आपकी वाइफ उस वक्त अपनी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी और थ्रू आउट तब से अभी तक करती आई हैं, थ्रू आउट से अभी तक आप इकट्ठे रह रहे हैं, थ्रू आउट अभी तक आपकी वही लाइफ चल रही है, तो
पे आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं। ठीक है सर जी, आपको और कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, अब हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, शुक्र है खत्म हो रहा है, मेरी खांसी नहीं खत्म हो रही, बट इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अपने सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इस जुमेरात को यानी 21 तारीख को मैनचेस्टर में लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी और उससे अगले हफ्ते फिर बर्मिंघम में मुलाकात होगी। सो जिनसे तो इस हफ्ते और मुलाकात होनी है, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं हमेशा की तरह आप मुझे फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, लॉ सोसाइटी से ढूंढ सकते हैं, अपने वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब से भी ढूंढ सकते हैं। हमारा प्रोग्राम सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।